गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का या तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण का नेक्स्ट लेक्चर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, अभी इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया किसी भी तत्व को आवर्त सारणी में कैसे रखा गया है, आप कैसे आवर्त सारणी को याद करेंगे। उस ट्रिक के हिसाब से आप चलेंगे तो आपको आवर्त सारणी याद भी हो जाएगा, सारे एलिमेंट्स कहाँ किस पोजीशन पे रखे गए हैं वो आप याद कर लेंगे। लेकिन अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं आज के लेक्चर में, किसी भी एलिमेंट का, किसी भी तत्व का आवर्त सारणी में कैसे स्थिति ज्ञात करते हैं। जैसे ये आपके एग्जाम में 11th क्लास में भी पूछा जाता है, किसी भी तत्व का आवर्त सारणी में पोजीशन कैसे निकालते हैं, या इससे पहले भी आपको बताया जा चुका होगा 10th क्लास में, क्योंकि 10th क्लास में भी ये चैप्टर था। तो चलिए बात करते हैं हम लोग कैसे किसी तत्व का आवर्त सारणी में स्थिति ज्ञात करते हैं। आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति, आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति ज्ञात करना। कैसे आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति हम लोग पोजीशन कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले बच्चों आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने आना चाहिए। तो ये मैं मान के चलता हूं कि आप परमाणु संरचना वाला चैप्टर पढ़ चुके हैं और आपको आवर्त सारणी, आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने आता है, ये मैं मान के चलूंगा। यहां मैं थोड़ा सा हिंट भी दे दूंगा किस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो सबसे पहले आप समझिए आप-बाउ प्रिंसिपल या आप-बाउ नियम क्या है। आप-बाउ किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं है, आप-बाउ एक जर्मन शब्द है। यह एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है रचना या निर्माण करना। ये एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है रचना या निर्माण करना। आप-बाउ का मतलब यह नियम, तो ये नियम किसने दिया, यह नियम बोर ने दिया था। क्या था ये नियम, किसी परमाणु ऑर्बिटल यानी कक्षक में यहां पे परमाणु ऑर्बिटल sp-df, कक्षक में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में रखे जाते हैं। किसी परमाणु ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में रखे जाते हैं, यही नियम दिया था किसने, बोर ने। तो देखिए किसी भी परमाणु ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते क्रम में कैसे रखे जाते हैं। तो आपको पता है किसी भी सेल में, किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। कक्षा को यानी सेल को हम लोग डिनोट करते हैं किसके द्वारा, KLMN आदि अक्षरों द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है। और किसी भी कोश में या किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² के बराबर होती है। यहां n क्या है, कोषों की संख्या है। जैसे ये न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ ये कोष जैसे ये पहला सेल हो गया K, L, M, N, O, P, ये सब सेल हैं, कक्षाएं हैं। और इस K सेल के लिए n = 1, 3, n = 4, n = 5, n = 6, इस तरीके से है।
तो अगर K सेल की बात करोगे तो K सेल में अधिकतम, K सेल के लिए अगर देखोगे तो n इज इक्वल टू 1 है, तो 2n स्क्वायर के हिसाब से क्या आएगा, 2 इंटू 1 का स्क्वायर करोगे तो 2 आएगा। यानी पहले सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अगर L सेल की बात करोगे तो इसके लिए n इज इक्वल टू 2 होगा, 2 इंटू 2 स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, 8। M सेल की बात करोगे तो M सेल में n इज इक्वल टू 3, 2 इंटू 3 स्क्वायर करोगे तो 9, 9 2 जा 18, यानी 2 8 18। ऐसे आप बोर का भी नियम पढ़े हो, बोर के हिसाब से भी आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना जानते हो, 2 8 18 के हिसाब से। लेकिन यहां हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीख रहे हैं SPDF पर। कैसे SPDF पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला जाएगा, चलिए देखते हैं। तो अभी आपको मैंने बता दिया कि सेल के बारे में, किसी भी सेल में, किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n स्क्वायर के बराबर होती है। और आपको क्वांटम संख्या भी आप लोग पढ़ चुके हैं बच्चों, और बताया जा चुका है कि किसी भी ऑर्बिटल में, किसी भी कक्षक में इलेक्ट्रॉन n प्लस l नियम से भरे जाते हैं। वो n प्लस l नियम एक बार आप लोग पढ़ करके रिवाइज कर लेंगे, वो पिछले चैप्टर का आपका है। यहां मैं आपको बता दूं कि आप प्रिंसिपल से किस प्रकार हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं। ये एक फ्लो चार्ट डायग्राम आप लोग तैयार करेंगे जिसको ऊर्जा स्तर आरेख कहा जाता है। इस तरीके से बहुत बच्चे यही डायग्राम नहीं बना पाते हैं, तो जो नहीं बना पाते हैं प्रैक्टिस कर लेंगे, उनको बनाने आना चाहिए, ताकि जहां जैसे रिक्वायरमेंट हो तुरंत ये डायग्राम बन करके तैयार हो जाए। देखिए इस तरीके से। अब यहां पर ये जो आप 1s देख रहे हो, ये बच्चों पहला सेल है K सेल, दूसरा है L, तीसरा है M, चौथा है N, O, P, Q, इस तरीके से ये सेल है। तो बच्चों बात करते हैं हम लोग किस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाए। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसी आधार पे, अब जानते हो कि मैंने आपको बताया था कि K सेल में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आपको पता है कि 4 सबसेल होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं उपकोष, S, P, D, F, ये 4 उपकोष हैं। जो S है वो शार्प वर्ड से लिया गया है, P को प्रिंसिपल वर्ड से लिया गया है, D को डिफ्यूज्ड वर्ड से लिया गया है, और F को फंडामेंटल वर्ड से लिया गया है। S ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, P में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, D में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और F में 14 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ऑर्बिटल्स इसके कम होते हैं, इसका 1 ही ऑर्बिटल, इसका 3 ऑर्बिटल, इसका 5 ऑर्बिटल, इसका 7 ऑर्बिटल होता है। और ये सब बातें आप लोग जानते हैं, ठीक है। अब ये मैं मान के चलूंगा कि आप लोग जानते हैं। तो यहाँ 1s है तो S में केवल 2 ही लिखेंगे, इसीलिए K सेल में बस 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ 8 है तो देखिए S में 2 और P में 6, इसीलिए हमने 2s 2p के बाद 2d नहीं लिखा, क्योंकि इस सेल की कैपेसिटी 8 ही इलेक्ट्रॉन की है, जो कि P में 6 और S में 2 इलेक्ट्रॉन डालने पर भर जा रही है। तीसरे सेल की कैपेसिटी 18 की है, 2 6 और D में हो गया 10, 10 6 16 2 18, इसीलिए 3f कक्षक नहीं होता। तो आप लोग समझिए कक्षक किसे कहते हैं। कक्षक का मतलब होता है किसी भी परमाणु के अंदर, कक्षक का मतलब किसी भी परमाणु के अंदर और नाभिक के बाहर का वह 3 डायमेंशनल एरिया, वह त्रिविम क्षेत्र
किसी परमाणु के अंदर और नाभिक के बाहर का वह त्रिविम क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है उसे हम लोग कहते हैं कक्षक। ठीक है, अब देखिए इन कक्षकों में किस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम का, जिसका परमाणु क्रमांक 11 है। लिखो 1s2 2s2 2p6, देखिए 1s2 2s2 2p6, जैसे ये लाइन चल रहा है वैसे लिखना है। 3s और s में तो होता है 2, तो गिनिए टोटल कितना हुआ, 2 2 4 6 10 2 12 हो गया, और परमाणु क्रमांक इसका कितना है 11। तो यहां पर आप एक कम करोगे, इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, मिनिमम तो कुछ भी हो सकता है। तो ये आपका 1s है, ये दोनों 2s 2p है और ये 3s है। ये आपका k सेल है, ये 2s 2p आपका l सेल है, और 3s वाला कौन सा m सेल है। k सेल में कितना इलेक्ट्रॉन 2 6 2 8, और लास्ट वाले सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2 8 1। और इस तरीके से आप निकाल सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s 1। अब इस तत्व का, इस एलिमेंट का आवर्त सारणी में पोजीशन ज्ञात करेंगे। आवर्त सारणी में सोडियम को कहां रखा गया है, कैसे ज्ञात करेंगे देखिए। तो सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के बाद बच्चों निकालिए ब्लॉक किस ब्लॉक में है। और ब्लॉक कैसे ज्ञात करते हैं, देखते हैं बच्चों की अंतिम इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में, किस कक्षक में जा रहा है। तो इसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो s कक्षक में जा रहा है, तो इसका ब्लॉक क्या होगा, s ब्लॉक हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं इसके पीरियड की। इसमें कुल कितने पीरियड हैं गिनिए, KLM 3 पीरियड है, इसमें 3 सेल है, मतलब 3 पीरियड है। तो थर्ड पीरियड में आ गया, पीरियड निकल गया थर्ड। फिर इसके बाद निकालना है आपको ग्रुप। ग्रुप कैसे निकलेगा, वर्ग कैसे निकालेंगे आप, समूह कैसे निकालेंगे। तो वर्ग निकालने के लिए आपको ध्यान देना होगा कि बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। तो इसके बाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ग्रुप क्या हो जाएगा फर्स्ट। यदि ब्लॉक आपका S और P होता है, ध्यान देंगे, यदि ब्लॉक आपका S और P है तो उपवर्ग, वर्ग का उपवर्ग भी है, और उपवर्ग आपको पता है कि A और B 2 उपवर्ग होते हैं। तो यदि आपका ब्लॉक S या P है तो उसके लिए उपवर्ग हमेशा क्या होगा A। यदि ब्लॉक आपका D है तो इसके लिए उपवर्ग क्या होगा B, और F ब्लॉक के लिए कोई उपवर्ग A या B नहीं होता है। तो आप देखिए कि यहां पर ब्लॉक क्या है इसका S, तो S ब्लॉक के लिए उपवर्ग क्या होगा A, तो यहां लिखना पड़ेगा फर्स्ट A। इसका मतलब आपका जो सोडियम है वो पहले A में है, फर्स्ट A में है, थर्ड पीरियड में है, और कौन से ब्लॉक में है, S ब्लॉक में है। चलिए मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं क्लोरीन का। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है बच्चों, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 कर दोगे तो 18 हो जाएगा, 3p5 करोगे तो 17। ये मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया, लेकिन डिटेल आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ना होगा। परमाणु संरचना वाले चैप्टर में आप इसको डिटेल पढ़ेंगे। पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल। पहले सेल को K सेल, L सेल, M सेल। पहले सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 6 2 8 5 2 7, यानी 2 8 7 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब बताइए पहले क्या निकालेंगे, पहले इसमें निकालेंगे ब्लॉक, फिर निकालेंगे इसका पीरियड, और फिर निकालेंगे इसका समूह क्या है, ग्रुप क्या है। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन देखिए P में जा रहा है, तो इसका ब्लॉक क्या हो गया P। पीरियड कैसे निकालोगे, कितना पीरियड है इसमें, अधिकतम देखो 1 2 3, अधिकतम हाईएस्ट इसमें 3 ही है, तो पीरियड इसका हो गया बच्चों थर्ड। अब ग्रुप देखो,
पीरियड के बाद ग्रुप कैसे निकालोगे, तो ग्रुप के लिए मैंने बताया बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 7, तो लिखेंगे 7th। और कौन सा उपवर्ग है, तो यहां पे देखिए पी ब्लॉक है तो उपवर्ग क्या लेंगे ए, तो यहां हो जाएगा आपका 7th ए। तो पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है बच्चों, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के बाद आपको उसी आधार पे आपको ब्लॉक, ग्रुप, पीरियड ये सब निकालने होंगे। चलिए मैं एग्जांपल और देता हूं, एक एग्जांपल और देखिए कैल्शियम का। कैल्शियम परमाणु क्रमांक 20, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 18 हो गया। और 3p के बाद 3d नहीं आता, 3p के बाद आता है 4s। बहुत बच्चे यही गलत कर देते हैं। तो 4s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। ये आपका हो गया पहला सेल, ये हो गया दूसरा सेल, ये हो गया आपका तीसरा सेल, और ये 4 है तो चौथा सेल। पहले सेल में कितना 2 इलेक्ट्रॉन, 6 2 8 6 2 8, और ये हो जाएगा 2, यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2 8 8 2। ठीक है। अब देखिए इसका ब्लॉक, अंतिम इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में जा रहा है, अंतिम इलेक्ट्रॉन s में जा रहा है, तो इसका ब्लॉक क्या होगा s। पीरियड, पीरियड देखिए इसका 1 2 3 4, 4th पीरियड। ग्रुप, इसका समूह निकालना होगा, तो समूह क्या होगा इसका, देखिए बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, तो लिखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन। तो सेकंड s ब्लॉक के लिए क्या लिखेंगे a, तो हो जाएगा 2nd A। एक बड़ा एग्जांपल लेकर के देख लीजिए। बड़ा एग्जांपल का मतलब 50 परमाणु क्रमांक मान लीजिए, टीन का होता है। टीन का परमाणु क्रमांक 50 है, SN50, इसका निकालते हैं। और आपको पता है बच्चों, आपने आवर्त सारणी भी याद कर लिया, सब कुछ कर लिया, और आप चाहेंगे तो निकाल सकते हैं। देखिए, कहें सीता जी सुनो प्रभु, यहीं पे आपका 4th ग्रुप है, 4th ए जिसको आप कहते हो, 14th ग्रुप जिसको कहते हो, और यहीं आपका टीन है। 50 कैसे इसका परमाणु क्रमांक है, इसका 6, 8 जोड़ेंगे 14, 18 जोड़ेंगे 32, फिर 18 जोड़ेंगे तो 50, और फिर 32 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 82। इस प्रकार हम लोग परमाणु क्रमांक भी याद रख सकते हैं ग्रुप वाइज। तो देखिए 50 का लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। 4s2 के बाद आएगा बच्चों 3d10, 3d10 के बाद क्या आता है 4p में कितना होगा 6, 4p के बाद देखिए क्या आता है 5s2, 5s के बाद क्या आता है, 5s के बाद यहां आता क्या है बताइए, 5s के बाद क्या आएगा चेक करिए, यहां कितना इलेक्ट्रॉन हुआ 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 36 36 2 38, और यहां आएगा 4d हो गया 10, 4d के बाद क्या आएगा 5p, और 5p में 48 में 2 जोड़ेंगे तो आएगा 50, जोड़ लीजिए 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 36 2 38 10 48 और 2 50। इस तरीके से हम लोगों ने लिख लिया Sn का यानी टीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लिया। अब टीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के बाद चूंकि पोजीशन तो हम लोगों को पहले से ही पता है, बस हमें दिखाना है तो दिखा देते हैं। कैसे दिखाएंगे देखिए ध्यान से समझिए। तो करेंगे क्या, ये अरेंज नहीं है तो इसको हम लोगों को सेल के ऑर्डर में बच्चों अरेंज करना पड़ेगा। देखिए कैसे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब 3p के बाद 4 आ रहा है तो 3d को पहले करिए, अरेंज करिए 3 3 एक साथ, फिर 4 4 को एक साथ करिए 4d 10, फिर 5 वाले को एक साथ करिए 5p2। इस तरीके से जब आप अरेंज कर लेंगे तो देखिए आपका सेल कंप्लीट हो गया। पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल, पांचवा सेल। तो आपको जब ब्लॉक निकालना होगा तो ये आपने आप बाउ के नियम से लिखा है। कैसे लिखा, आप बाउ नियम से लिखा, और ये आपने सेल के
ऑर्डर पे इसको अरेंज कर दिया। तो आप बाउ के नियमानुसार अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में प्रवेश कर रहा है, हालांकि ये दोनों सेम है, लेकिन आपको इसको देखना है कि अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में प्रवेश कर रहा है उसमें उसका क्या है, वो कौन सा ऑर्बिटल है, तो ब्लॉक कौन सा हो जाएगा, p। तो p ऑर्बिटल में अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहा है तो इसका ब्लॉक क्या हो गया, p। पीरियड देखिए, पीरियड क्या होगा, 1 2 3 4 5, अधिकतम 4 है तो 5 है तो इसमें 5th पीरियड हो गया। और इसका समूह ज्ञात करना है बच्चों, ग्रुप ज्ञात करना है। 2 6 2 8, 6 2 8 10 18, 6 2 8 10 18 और 2 2 4। तो बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 4। और अभी हमने आपको कहा था कि S और P होगा तो उपवर्ग A होगा, D होगा तो B। तो यहाँ पे क्या है, P है तो उपवर्ग क्या होगा, A। तो अभी मैंने आपको बताया, कहे सीता जी सुनो प्रभु, तो यहाँ पे 6 8 14 32 50 और ये आपका था 82 और इसको किस ग्रुप में रखा गया, 4th A ग्रुप में या 14th ग्रुप में इसको रखा गया। तो जिस तत्व का आप चाहेंगे उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बच्चों आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। S ब्लॉक का निकालने बताया, P ब्लॉक का भी निकालने बता दिया। एक दो ठो और एग्जाम्पल दिखा देते हैं, जैसे मान लीजिए गैलियम परमाणु क्रमांक 31, ठीक है। गैलियम को कहां रखा गया, देखिए बैगन, आलू, गाजर, इंथैला या बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर इंडियन तिलक है, बैगन, आलू, गाजर, इंथैला किस ग्रुप में, 3rd A या ग्रुप 13 था। तो इसका देखिए बोरान का परमाणु क्रमांक 5, इसमें 8 जोड़ेंगे 13, 18 जोड़ेंगे 31, 18 फिर जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 49 और इसमें 32 जोड़ देंगे तो यह आ जाएगा 81। इस तरीके से आपको पता होगा पहले से ही, लेकिन यहाँ फॉर्मेलिटी करनी है, बना के दिखा देना है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p, देखिए कितना होगा, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 18 2 20 10 30 और 1 31। अब आप देखिए ये सिस्टमेटिक वे में अरेंज नहीं है, ये इसको अरेंज करिए। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p1। अब ये आपका सिस्टमेटिक हो गया, सेल के ऑर्डर में अरेंज हो गया। अब इसका आपको निकालना है बच्चों क्या, ब्लॉक। तो पहले इसका देखिए ब्लॉक क्या होगा, ब्लॉक यानी अंतिम इलेक्ट्रॉन, ये आप बाउ प्रिंसिपल से लिखा गया। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में है, P में है, तो इसका ब्लॉक क्या हो जाएगा, P ब्लॉक में हो गया ये। अब इसका देखिए फिर क्या निकालना है बच्चों, पीरियड। पीरियड में देखिए 1 2 3 4, तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा, 4th पीरियड। अब इसका निकालेंगे बच्चों ग्रुप क्या होगा, ग्रुप का मतलब देखिए बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 8 18 और 2 1 3। तो बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है तो इसका हो जाएगा 3rd ग्रुप। ब्लॉक P है तो P के लिए क्या लेते हैं, A लेते हैं, तो इसी को 3rd A ग्रुप भी कहते हैं या इसी को 13 ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो जो भी एग्जाम्पल अभी मैंने आपको दिए वो S ब्लॉक के और P ब्लॉक के कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। बच्चों एक एग्जाम्पल मैं और आपको और देता हूं, और वो एग्जाम्पल आपका S या P ब्लॉक से ही एक छोटा एग्जाम्पल दे देता हूं, उसके बाद फिर मैं आपको D ब्लॉक सिखाता हूं किस प्रकार D ब्लॉक के तत्वों का आवर्त सारणी में स्थान ज्ञात किया जाता है। D ब्लॉक के तत्वों का आवर्त सारणी में कैसे स्थान ज्ञात करते हैं। पहले एक S या P ब्लॉक का और एग्जाम्पल देख लीजिए ताकि आपका जो डाउट है वो क्लियर रहे, किसी तरह की कोई समस्या ना हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए सल्फर का ही एग्जाम्पल ले लिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, क्या हो जाएगा 12 और 4 16। सल्फर का परमाणु क्रमांक 16।
परमाणु भार जो है, परमाणु द्रव्यमान 32 होता है, पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल। तो आपको पता है कि ऑक्सीजन ने सल्फर को सीटी मारी पो, ओ से टेपो, किस ग्रुप में है? 6 ग्रुप, या इसको 6A भी कहते हो या 16 ग्रुप कहते हो। तो इसमें 2 6 8 और ये 4 2 6। तो निकालिए पहले इसका ब्लॉक। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में है? अंतिम इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में है, तो ब्लॉक क्या हो गया? p। फिर इसका देखिए पीरियड क्या होगा? पीरियड क्या होगा? 1 2 3, 3 ही सेल हैं तो थर्ड पीरियड हो जाएगा। फिर इसका समूह निकाल लीजिए, ग्रुप क्या होगा? तो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 6, तो इसको कहेंगे 6 ग्रुप का एलिमेंट है। और ब्लॉक p है तो क्या लिखोगे? A। तो हम लोग कहेंगे इसका ग्रुप क्या होगा? 6A ग्रुप में सल्फर प्रेजेंट है। तो अभी जो मैंने आपको लेक्चर बताया, इसमें आपको S ब्लॉक का और P ब्लॉक के जो भी एलिमेंट, तो बच्चों अभी आप लोग S ब्लॉक के एलिमेंट्स का, S ब्लॉक के तत्वों का और P ब्लॉक के तत्वों का आवर्त सारणी में कैसे पोजीशन ज्ञात किया जाता है, इसको आप लोग देख चुके हैं। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, आवर्त सारणी में D ब्लॉक के तत्वों का पोजीशन कैसे ज्ञात किया जाएगा। तो देखिए मैं D ब्लॉक का एक एलिमेंट्स लेता हूं, प्रॉब्लम यही आती है, इसको ध्यान से समझिए। D ब्लॉक का तत्व मैंने ले लिया स्कैंडियम, Sc पता है आपको, साइंस के नाम से कल मैंने बताया था इसको, स्कैंडियम। इसका पहले लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 20 हो गया। 4s के बाद आता है बच्चों 3d और 20 में यहां कैपेसिटी, इसकी क्षमता तो 10 इलेक्ट्रॉन की रखने की है, तो 10 रख दोगे तो 30 हो जाएगा ना। और हमें कितना चाहिए? 21 ही इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो यह भी कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरा जाता है, जिसमें पहले इलेक्ट्रॉन गया उसकी ऊर्जा कम है, और जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन गया, या जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन हम लोग डालते जाएंगे ऑर्बिटल की ऊर्जा क्या होगी? बढ़ती जाएगी। यानी उच्च ऊर्जा, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं। अब आप देखिए, इसको अरेंज कर लीजिए बच्चों। अरेंज करना तो मैं आपको बता ही चुका हूं, कैसे अरेंज करेंगे। देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 4s2, ठीक है। ये आपका पहला सेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल। पहले सेल में कितना? 2 इलेक्ट्रॉन, 6 2 8, 6 2 8 और 1 9, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 2 8 9 2। इस तरीके से आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लिया। अब देखिए इसका निकालिए बच्चों आप लोग ब्लॉक। तो ब्लॉक कैसे निकालते हो? अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में प्रवेश करता है वही उसका ब्लॉक होगा। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें प्रवेश कर रहा है? यहां देखोगे तो D और यहां देखोगे तो S। किसको मानोगे? तो मैंने कहा था कि ब्लॉक जब भी निकालना तो जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपने आप बाउ के नियमानुसार लिया हुआ है उसी को कंसीडर करना। इसको तो अरेंज किया अभी ना, तब इसको मत कंसीडर करना, उसको कंसीडर करना जो आपने आप बाउ के नियम से लिखा। तो आप बाउ के नियम से आपने इसको लिखा और इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन D ऑर्बिटल में प्रवेश कर रहा है, तो इसका ब्लॉक क्या होगा बच्चों? D ब्लॉक होगा। इसका पीरियड क्या होगा? इसका आवर्त, और इसका आवर्त देखिए क्या होगा? 1 2 3 4, तो इसका आवर्त हो जाएगा फोर्थ पीरियड में है। ब्लॉक हो गया D, पीरियड हो गया फोर्थ। और अब बात करते हैं बच्चों ग्रुप की, यानी इसके समूह की बात करेंगे। देखिए किस समूह में है ये, कौन सा समूह है ये? अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन। देखिए अंतिम कोश में तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 2। तो क्या ये सेकंड ग्रुप में है? गलत हो जाएगा आपका। तो D ब्लॉक के जब भी एलिमेंट रहेंगे तो आपको ध्यान क्या देना है? बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन जरूर देखना और उसके पिछला सेल को देखना कि वो कंप्लीट है कि नहीं। तो यहां देखो D में क्या 10 भरा हुआ है? नहीं भरा है 10, इसका मतलब ये D इनकम्प्लीट है। अगर ये D इनकम्प्लीट है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 इलेक्ट्रॉन। इस 1 इलेक्ट्रॉन को
और इस 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा, थर्ड। तो यही आपका ग्रुप होगा थर्ड। और मैंने आपको बताया था कि sp होगा तो A और D होगा तो B, तो यहां कौन सा ब्लॉक हो गया, D, तो यहां क्या लोगे, थर्ड B। यही है D ब्लॉक का। इसी प्रकार हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर आवर्त सारणी में पोजीशन ज्ञात करते हैं। चलिए एक और एग्जांपल देते हैं बच्चों। वेनेडियम एटॉमिक नंबर 23, पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लिया जाए। 3s2 3p6 4s2 3d 20 हो गया, 3d में हो गया 23। ये आपको पता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपने लिख लिया, इसको अरेंज कर दिया। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3 एंड 4s2। ठीक है, आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा, अब इसको अरेंज कर लिया बच्चों। अरेंज कर दिया, अरेंज कर लिया तो इसका क्या निकालोगे, ब्लॉक। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन देखिए, अंतिम इलेक्ट्रॉन यहां पे डी में जा रहा है, यहां पे एस में। किसको कंसीडर करोगे, जो आप बाउ का प्रिंसिपल से आपने निकाला है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उसको कंसीडर करना है बच्चों। तो डी ऑर्बिटल में हमारा अंतिम इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो इसका मतलब इसका ब्लॉक क्या होगा, डी। और इसके ग्रुप की बात करो, पीरियड की बात करो, तो इसका पीरियड यानी आवर्त, पीरियड मतलब आवर्त, ग्रुप का मतलब समूह, वर्ग। तो कौन सा आवर्त होगा, चेक करिए। 1 2 3 4, चौथा आवर्त हो गया इसका। 4 ही इसमें अधिकतम है, चौथा आवर्त हो गया। ग्रुप क्या होगा, बाह्यतम कोश में 2 6 8 6 2 8 3 11 और ये हो गया 2। तो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो 2 है, तो क्या इसका ग्रुप 2 हो जाएगा, नहीं होगा। तुरंत देखा जाएगा कि क्या डी ऑर्बिटल पिछला भरा है, तो भरा तो है नहीं। तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन और बाह्यतम कोश का 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया गया तो कितना हो गया, 5। तो इसका ग्रुप हो गया बच्चों 5th। और डी ब्लॉक है तो क्या लिखेंगे, बी। तो इसका ग्रुप हो गया 5th बी। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखिए, घबराने की बात नहीं है। यहां थोड़ी प्रॉब्लम है कुछ बच्चों को, मैं समझ रहा हूं, लेकिन आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो बच्चों। मैं आपको ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल देकर के समझा देता हूं, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। देखिए क्रोमियम, इसका परमाणु क्रमांक 24, और आप जानते हो कि क्रोमियम और कॉपर, इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो एक्सेप्शनली होता है, यानी अपवाद में है। ये कैसे लिखोगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब ये सब चीजें आप परमाणु संरचना में पढ़ चुके हैं, मैं मान के चलूंगा, थोड़ा सा मैं उसको रिवाइज कर देता हूं। 3d10 और इसके बाद आएगा आपका 4p, चेक करिए, 3d10 नहीं 3d20 हो गया, यहां पे आ जाएगा 4, ये हो गया 24। तो आप जानते हो क्रोमियम में डी ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन तो होता नहीं है, ये 5 होता है, ये 5 होता है, तो ये क्या होता है, 1। एक्सेप्शनली आप समझते हो। इसको अरेंज कर दो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 और ये हो गया 4s1। अब देखिए कैसे होगा, किस तरीके से इसको हम लोग अरेंज करेंगे। अरेंज तो कर दिया, अभी के सेल हो गया। पहले सेल में 2 6 2 8 6 2 8 5 13 और ये हो गया 1 2 8 13 1, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंप्लीट हो गया। अब आप देखिए इसका क्या निकालेंगे, आप निकालेंगे बच्चों ब्लॉक। तो ब्लॉक का मतलब है कि यहां अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में, यहां अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में। तो ये आप बाउ के नियमानुसार लिखा गया है, तो इसको आप फॉलो करेंगे, तो इसका ब्लॉक हो गया डी। ग्रुप की बात करेंगे और पीरियड की बात करेंगे। पीरियड तो अधिकतम 1 2 3 4, 4th पीरियड हो गया। ग्रुप में देखिए बाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन डी वाला ऑर्बिटल भरा नहीं है, ये 5 और 1 जुड़ जाएगा तो 6 आएगा, यानी इसका ग्रुप क्या होगा बच्चों 6। और डी ब्लॉक है तो क्या लिखेंगे, बी। तो इसका ग्रुप हो गया 6b। अब देखिए कुछ और नई चीज मैं बताऊं आपको, थोड़ा सा परिवर्तन और करते हैं, आयरन का निकालते हैं 26 के लिए। 3s2 3p6
4s2 एंड 3d6, ये हो गया 26। इसको अरेंज कर लो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 एंड 4s2, पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल। ब्लॉक तो आप बाबू प्रिंसिपल से देखेंगे ब्लॉक, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है तो ब्लॉक क्या हो गया, डी। चलिए पीरियड देख लीजिए इसका, पीरियड 1 2 3 4, 4 ही आवर्त है, फोर्थ पीरियड हो गया। अब यहां चेक कर लीजिए इसका समूह कौन सा है, ग्रुप। बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, पीछे है 6, 6 2 क्या होगा 8, तो 8वां ग्रुप है ये। और 8वें में बच्चों आपको याद रखना है कि 8वें ग्रुप में कोई ए या बी उपवर्ग नहीं होता है, याद रहेगा। 8वें ग्रुप में कोई ए या बी उपवर्ग नहीं होता है, सिर्फ 8 लिखा जाएगा। अगर जोड़ने पर 8 9 10 आए तो क्या लिखोगे, सिर्फ 8 लिखोगे। जैसे एक एग्जाम्पल और मैं बता दूं आपको निकिल का। चलिए निकिल का एग्जाम्पल देखिए, निकिल परमाणु क्रमांक 28, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d8, ये हो गया। इसके बाद चेक करिए, इसको अरेंज कर लेते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 एंड 4s2, पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल और ये हो गया चौथा सेल। अब अरेंज भी कर लिया तो ब्लॉक निकाल लीजिए। ब्लॉक का मतलब है कि अंतिम इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में है, डी में, तो ब्लॉक क्या हो जाएगा, डी। इसका पीरियड देख लीजिए, पीरियड क्या होगा 1 2 3 4, तो इसका पीरियड हो गया 4th। इसका ग्रुप चेक कर लीजिए, वर्ग, तो वर्ग में चेक करिए, बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन और पिछले वाले में 8, तो 8 और 2 कितना हो गया 10। तो मैंने अभी आपको क्या कहा कि जोड़ने के बाद यदि 8 9 10 आता है, जोड़ने के बाद यदि 8 9 10 आता है तो आपको ग्रुप जो है 8वां ही लिखना होगा। तो ग्रुप क्या लिखेंगे, 8th ग्रुप यहां लिखेंगे। और 8वें में कोई ए या बी उपवर्ग नहीं होता है बच्चों, ठीक है, ध्यान देना होगा आपको। चलिए एक और एग्जाम्पल देखा जाए, जिंक का एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों हम लोग। जिंक का एग्जाम्पल देख लिया जाए और कॉपर का एग्जाम्पल देख लिया जाए। कॉपर तो एक्सेप्शन में है, आप जानते भी हैं किस तरीके से निकाला जाता है। जिंक जिसका परमाणु क्रमांक है 30, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d10। चलिए निकल गया इसका, तो इसको अरेंज कर लिया जाए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 एंड 4s2। तो ये पहला सेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल, ये चौथा सेल। क्या निकालना है पहले, ब्लॉक। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन आपका किस ऑर्बिटल में जा रहा है, डी में, तो इसका ब्लॉक क्या हो जाएगा, डी। चलिए इसका देखते हैं बच्चों पीरियड, पीरियड 1 2 3 4, तो पीरियड क्या हो जाएगा 4th। इसका देखते हैं समूह क्या होगा, वर्ग क्या होगा। वर्ग में चेक करिए, बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2, और पीछे वाले में कितने हैं 10। 10 2 12 हम लोग नहीं लिखते, 12 हम लोग चाहें तो लिख भी सकते हैं, ऐसा नहीं है। लीजिए 12th ग्रुप हो गया, या इसी को हम लोग बच्चों लिखते हैं सेकंड, और डी ब्लॉक है तो डी के लिए उपवर्ग क्या होता है, बी, तो इसी को लिखा जाता है सेकंड बी, ठीक है। कॉपर का चलिए देख लिया जाए। कॉपर परमाणु क्रमांक 29, एक्सेप्शन है ये, अपवाद में ये भी आता है, आप पढ़े हैं बच्चों। परमाणु संरचना में ये सारी बातें आपको बता दी गई हैं कि कॉपर, क्रोमियम और पैलेडियम, जिसका परमाणु क्रमांक 46 है पैलेडियम का, ये तीनों एक्सेप्शन होते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d9। तो डी में तो 9 तो होगा नहीं बच्चों, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 1। इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लिया। अब इसको अरेंज कर डालिए, 1s2 2s2 2p6
3s2, 3p6, 3d10 एंड 4s1। पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल। तो चलिए देखा जाए क्या होगा। ब्लॉक, ब्लॉक का मतलब अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है, तो ब्लॉक क्या हो जाएगा, डी। इसका पीरियड, इसका आवर्त क्या होगा, 1 2 3 4, चौथे आवर्त में है, फोर्थ पीरियड। इसका समूह देखिए, ग्रुप क्या होगा, वर्ग देख लीजिए, बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 1, और पिछला भरा है, तो 10 और 1 11 भी लिख सकते हो, या इसी को फर्स्ट भी लिख सकते हो। और डी ब्लॉक है तो क्या लिखोगे, बी, तो इसको फर्स्ट बी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से किसी भी तत्व का आवर्त सारणी में कैसे स्थिति ज्ञात की जाती है बच्चों, ये आप लोग समझ गए होंगे, निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, तो आवर्त सारणी को मैंने जो आपका ये चैप्टर कहा था कि 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक तो पहले ये था कि तत्वों का वर्गीकरण था, और तत्वों का वर्गीकरण हम लोग कर चुके। पीरियोडिक टेबल को कैसे याद करना है ये भी कर चुके। पीरियोडिक टेबल में यानी आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति को कैसे ज्ञात करना है, तत्वों की पोजीशन को कैसे ज्ञात किया जाता है, ये भी आप लोग पढ़ चुके। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों तत्वों के गुणधर्मों की आवर्तिता, यानी जो उनकी जो प्रॉपर्टी है, जो गुण है, जो किसी आवर्त में या किसी ग्रुप में जो बार बार जिसकी पुनरावृत्ति होती है, अब उन गुणों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, उन गुणों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे बच्चों तत्वों के प्रमुख आवर्ती गुण। आवर्ती गुण का मतलब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, ऐसी प्रॉपर्टी जो बार बार यानी जिसकी पुनरावृत्ति होती है, ऐसे गुण जिनकी पुनरावृत्ति होती हो, ऐसी गुणों को या ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग आवर्ती गुण कहते हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टी कहते हैं। तो उसी क्रम में हम लोग पहला गुण पढ़ने जा रहे हैं, परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या क्या होती है, जिसको आप इंग्लिश में कहते हो एटॉमिक रेडियस। ठीक है, परमाणु त्रिज्या के बारे में क्या जानते हैं आप लोग? सभी लोग यही जानते हैं या यही डेफिनेशन बता देते हैं बच्चे, या बहुत सारे बच्चे भी यही डेफिनेशन बता देते हैं। किसी भी परमाणु के, मान लीजिए कोई एटम है, परमाणु के नाभिक के केंद्र से या परमाणु के नाभिक से बाह्यतम कोश के बीच की दूरी, नाभिक से बाह्यतम कोश के बीच की दूरी क्या कहलाती है? उसकी परमाणु त्रिज्या कहलाती है, जो कि पूरी तरह से सही नहीं है। ये जो परिभाषा है बच्चों काल्पनिक है। ये परिभाषा कैसी है? काल्पनिक है, क्योंकि बाह्यतम कोश में यानी इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन तो ज्ञात है नहीं। जब इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन नहीं ज्ञात है तो ये जो परिभाषाएं हैं, ये जो परिभाषा है कि किसी भी परमाणु के नाभिक से उसके बाह्यतम कोश की दूरी उसकी परमाणु त्रिज्या कहलाती है, ये पूरी तरह से काल्पनिक परिभाषा है, इसको मान्यता नहीं दी जा सकती। तो परमाणु त्रिज्या को एक्सप्लेन करने के लिए, परमाणु त्रिज्या की व्याख्या करने के लिए और 4 विचार दिए गए और 4 सुझाव दिए गए। उन सुझावों में पहला सुझाव होता है बच्चों वान डर वाल्स त्रिज्या। तो इसमें हम लोग ए नंबर डाल सकते हैं, या ए डाल करके लिख देंगे वान डर वाल्स रेडियस। वान डर वाल्स त्रिज्या किसे कहते हैं? अब वान डर वाल्स फोर्स अणुओं के बीच लगता है, आपको पता है बच्चों। मान लीजिए A2 कोई मॉलिक्यूल है, ये इसके परमाणु इस तरीके से बंधे हुए हैं नाभिक से, ठीक है।
और दूसरा ये आपका है, ये भी एक मॉलिक्यूल है, ये भी आपस में बंधे हुए हैं, ये एक अणु है और ये भी एक दूसरा अणु। इन दोनों अणुओं का निकटतम परमाणु क्या है? निकटतम परमाणु ये है, ये भी निकटतम परमाणु है। इन दोनों निकटतम परमाणुओं के बीच की दूरी, अब इसके और इसके बीच की दूरी देखिए ये है, इसके और इसके बीच की दूरी ये है। मान लीजिए इसके बीच की दूरी अगर 3.6 एंगस्ट्रॉम है तो इसका आधा करोगे तो क्या आएगा? इसी का जो आधा भाग है 1.8 एंगस्ट्रॉम जो है इस A परमाणु की या A2 की या A तत्व की परमाणु त्रिज्या कहलाएगी। ठीक है, तो वान डेर वाल्स त्रिज्या से एक्सप्लेन करेंगे, सहसंयोजक त्रिज्या से एक्सप्लेन करेंगे, आयनिक त्रिज्या से एक्सप्लेन करेंगे और क्रिस्टल त्रिज्या से एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले एक्सप्लेनेशन हम लोग देते हैं वान डेर वाल्स त्रिज्या का। तो वान डेर वाल्स त्रिज्या में बच्चों सबसे पहले डेफिनेशन लिख लिया जाए। बच्चों बात करते हैं वान डेर वाल्स त्रिज्या के बारे में और इसका डेफिनेशन, ऐसे मैंने इसको समझा दिया था, अब इसका आप लोग डेफिनेशन देखिए। डेफिनेशन क्या है? सहसंयोजक बंध से बंधे किसी एक ही तत्व के दो पास पास वाले अणुओं के, सहसंयोजक बंध से बंधे किसी एक ही तत्व के दो पास पास वाले अणुओं के, अब ये दोनों सहसंयोजी बंध से बंधे हैं, Cl2 ये भी और ये भी Cl2, ये दोनों सहसंयोजी बंध से बंधे हुए हैं। तो इनके दो निकटतम यानी ये पास पास वाले दो, एक ही तत्व के दो पास पास वाले अणुओं के दो निकटतम परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा भाग, यह पूरी दूरी है और इसका आधा 1.8 एंगस्ट्रॉम इस क्लोरीन की यानी Cl2 की वान डेर वाल्स त्रिज्या होती है। और वान डेर वाल्स त्रिज्या सदैव गैसों के लिए प्रयुक्त होती है। बच्चों आप जानते हैं कि गैसों में क्या होता है, वान डेर वाल्स फोर्स कैसा होता है? गैस के बीच की दूरी क्या होती है? ज्यादा होती है। तो गैसों के अणुओं के बीच लगने वाले बल को वान डेर वाल्स बल भी कहते हैं और इसको वान डेर वाल्स रेडियस से निरूपित किया जाता है यदि आपको त्रिज्या ज्ञात करनी हो इनकी तब। अब बात करते हैं दूसरी रेडियस की जिसका नाम है सहसंयोजी त्रिज्या। कोवेलेंट रेडियस क्या होता है? तो बी वाला पार्ट हो जाएगा बच्चों सह संयोजक त्रिज्या और इसको इंग्लिश में आप कहते हो कोवैलेंट रेडियस। सह संयोजी बंध पता है कि क्या होता है? जब दो परमाणुओं के बीच साझेदारी से जो बंध बने उसी को हम लोग कहते हैं सह संयोजी बंध। तो देखिए सह संयोजक त्रिज्या किसे कहते हैं? क्या डेफिनेशन है बच्चों? समान परमाणुओं से बने किसी यौगिक के, मान लीजिए दो, जैसे क्लोरीन और क्लोरीन परमाणु है, दोनों के बीच साझेदारी हुई है, सहसंयोजी बंध बना हुआ है, दोनों के बीच सहसंयोजी बंध बना हुआ है। समान परमाणुओं के बीच यहां पे सहसंयोजी बंध बना हुआ है, इसको ऐसे दिखा सकते हो। दोनों के बीच सहसंयोजी बंध है। इन दोनों परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा भाग, अब सोचिए, आप खुद ही सोचिए कि एक नाभिक है, यहां से इसका डिस्टेंस कहा गया कि नाभिक से बाह्यतम कोश की दूरी परमाणु त्रिज्या कहलाती है। तो यहां पर कहा गया कि इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन तो है नहीं, कहां से रेडियस कैसे निकालोगे? तो ये काल्पनिक परिभाषा हो गई। लेकिन अगर हम इसको बांध दें, ये जो यहां से इसके बीच का जो डिस्टेंस है और ये दूसरा मान लीजिए नाभिक है, अब ये दोनों बंध गए। अब बंध गए तो ये यहां चला जाए, यहां चला जाए, ऊपर चला जाए, कहीं भी हो, डिस्टेंस तो यही होगा। तो इनके बीच का जो दूरी है उसका यदि आधा भाग कर दिया जाए, ये पूरा डिस्टेंस है और इसका यदि आधा भाग कर दिया जाए तो यहां पर इसकी रेडियस ज्ञात हो सकती है। अगर मान लीजिए इसकी रेडियस
1.8 एंगस्ट्रॉम मान लीजिए इसकी रेडियस है, तो इसकी रेडियस जस्ट इसकी हाफ हो जाएगी। तो जो भी होगा इसका रेडियस आप लोग लिख सकते हैं। यानी अगर समान परमाणु से बने किसी यौगिक के अणु में एक सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े दो परमाणुओं के नाभिकों की दूरी के आधे मान को उस परमाणु की सहसंयोजक त्रिज्या कहते हैं। तो परमाणु त्रिज्या को एक्सप्लेन करने के लिए बच्चों आपको इन चारों कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ना होगा। केवल ये कह देना कि परमाणु के नाभिक से बाह्यतम कोश की दूरी उसकी परमाणु त्रिज्या कहलाती है, ये न्यायोचित नहीं है, ये सत्य नहीं है, काल्पनिक है ये। तो आपको कैसे समझना होगा? तो समझने के लिए आपको पहले सहसंयोजक त्रिज्या पढ़नी होगी, वान डेर वाल्स त्रिज्या पढ़नी होगी, क्रिस्टल त्रिज्या पढ़नी होगी और आयनिक त्रिज्या। तो परमाणु त्रिज्या में आप लोगों ने समझा वान डेर वाल्स त्रिज्या और सहसंयोजक त्रिज्या। यदि इन दोनों में आपसे पूछा जाए कि वान डेर वाल्स त्रिज्या और सहसंयोजक त्रिज्या में दोनों में कौन बड़ी होती है, तो आपको पता है कि गैसों के बीच क्या होता है, डिस्टेंस काफी ज्यादा होता है। गैसों के अणुओं के बीच की दूरी ज्यादा होती है और उसकी रेडियस को हम लोग वान डेर वाल्स रेडियस से हम लोग मेजर करते हैं। तो वान डेर वाल्स रेडियस हमेशा सहसंयोजक त्रिज्या से बड़ी होती है, इसको आप लोग याद रखेंगे और इसी को नोट में नीचे आप लोग लिख लेंगे कि वान डेर वाल्स रेडियस इज ग्रेटर देन कोवेलेंट रेडियस, यानी वान डेर वाल्स त्रिज्या जो होती है वो सहसंयोजक त्रिज्या से बड़ी होती है। तो इस लेक्चर के बाद जो दूसरा लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर हमारा आएगा, उसमें हम लोग बात करेंगे क्रिस्टल त्रिज्या की और आयनिक त्रिज्या की बात करेंगे। दैट्स ऑल।